रेती के अवैध खनन कर सरकार की ओर से कोई रोक नहीं लगाई जा रही, जिससे सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा है। लेकिन दूसरी ओर जब वही रेती इस व्यवसाय से जुड़े ट्रांसपोर्टर के पास जाती है, लेकर जाते हैं ट्रांसपोर्टर, तो राजस्व विभाग के अधिकारी इनके वाहनों को पकड़कर न सिर्फ प्रताड़ित करते हैं बल्कि उनसे जमकर वसूली भी की जाती है। सरकार के इस रवैये से परेशान रेती ट्रांसपोर्टरों ने बंद करने का फैसला लिया है। वसई तालुका 64 लॉरियां पकड़ी हैं। सभी पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस सुरक्षा में रखा गया है। इतना ही नहीं, इनमें से अधिकांश ट्रकों की या तो हवा निकाल दी गई है या फिर उन्हें पंचर कर दिया गया है। पकड़ी गई इन लॉरियों को नियमानुसार दंड लगाकर छोड़ने का प्रावधान है, लेकिन किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा। हमारा तो एक ही कहना, इस वक्त हमें रॉयल्टी चाहिए। बिना रॉयल्टी आए बिना हम लोग कोई गाड़ी चालू नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हमारा गाड़ी पकड़ा गया हमें कम से कम 30,000 से लेकर के 60,000 रुपए तक का फाइन लगाया गया। इट इज वेरी एक्सॉर्बिटेंट रेट। ठाणे जिले के वसई तहसील वैतरना, डोलियो बंदर, तानसा, नारंगी और चिखल डोंगरी जैसे इलाके से रेती का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। यहाँ करीबन 11 महीने से किसी के पास भी रेती निकालने की अनुमति नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने रेती निकालने का ठेका ना तो किसी को दिया है, ना ही किसी को अनुमति दी है। लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ से रोज हजारों ट्रक रेती निकाली जा रही है। वहाँ पे प्रशासन के, वहाँ के लोकल के जो अधिकारी है, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। वहाँ पे उनकी मिली भगत है। वो छिपाने के लिए जब पब्लिक या पत्रकार कोई पूछता है कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, उसलिए खाली ये जो वाहतूक करने वाले ट्रांसपोर्टर है उनके ऊपर कार्रवाई करके उसके ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं कि यहाँ पे बेकायदेशीर उत्खनन हो रहा है, यहाँ पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक और रेती ट्रांसपोर्टरों की लॉरी पकड़कर खड़ी कर दी गई है, तो दूसरी ओर उन्होंने जो लोन ले रखे हैं वे भर नहीं पा रहे हैं, जिससे उनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। लेकिन तमाम शिकायतों के बाद भी कोई भी इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। सरकार जो है, जिसने गाड़ी पकड़ा है हम उसके पास जाते हैं पूछने के लिए, भाई हमको जो है कोर्ट से गाड़ी छुड़ाना है या तो फाइन लो हमारे से, हम गाड़ी फाइन भरने को तैयार है। तो फाइन भी लेता नहीं है तहसीलदार, वो बोलता है चौकी में जाके लेटर लेके आओ, और चौकी के में जाएंगे, पुलिस चौकी में, नाला सुपा चौकी है, वो ये कहता है कि तुम तहसीलदार के पास जाके लेटर लेके आओ तो हम उसको ये देंगे, पंचनामा देंगे, अब सीआर देंगे। लेकिन अभी तक ना गाड़ी वाले कोई सुनाई नहीं हुई है। 4 दिनों के आज को गाड़ी जमा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। इस पूरे मामले पर जब TV9 की टीम ने वसई के तलाटी DN जाधव से बात की तो उन्होंने कहा कि अवैध रेती ले जाने के आरोप में इन लॉरियों को पकड़ा गया है, लेकिन अवैध रेती निकालने पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा? इस सवाल पर वे क्या कहते हैं, सुनिए। वो तो शासन ही बताएगा क्या करने का क्या। कुल मिलाकर यहाँ पर राजस्व विभाग के अधिकारी, स्थानीय पुलिस और रेती माफियाओं की मिलीभगत से रोज हजारों ट्रक रेती अवैध रूप से निकाली जा रही है, लेकिन उसे नहीं रोका जा रहा। वहीं इस रेती को ले जाने वाले ट्रांसपोर्टरों को ही परेशान किया जा रहा है। ब्रिजवान जायसवाल, TV9। तो रेती का अवैध खनन यहाँ पर नहीं रोका जा रहा, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर रेत लेकर जाते हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनकी लारियों को जब्त किया जा रहा है। इस वक्त हमसे चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं शरद नायक जी, जो मुंबई रेती वाहतुक सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवाजी मस्के, जो जनरल सेक्रेटरी हैं इसी संस्था के। सबसे पहले बात करते हैं शरद जी। सबसे पहली बात हम यहाँ पर यह करेंगे कि आखिरकार जब 11 महीने से परमिट किसी के पास नहीं, तो आखिरकार कैसे मुंबई का काम चल रहा है? सबसे पहले ये बताइए। यही तो बात है, हम आपका माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं। पिछला 11 महीने से रेती का परमिट नहीं है, फिर भी रेती जा रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम जोर से चालू है। चाहे वो MSRDC का हो, MMRDA का हो, चाहे SRA प्रोजेक्ट्स हो, सारे सरकार का काम चालू है जी। लेकिन टारगेट सिर्फ हमें किया जा रहा है। शरद जी, कैसे क्या होता है? इस तरह जो लोग उत्खनन का काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? अगर आप उत्खनन करने वालों से लेते हैं, वो आपको बुलाते हैं और कहते हैं कि ये रेत लेकर जाओ, आपको शायद मालूम भी ना रहे कि वो लीगल है कि अनलीगल है, उसके बाद आप पर कार्रवाई करी जाती है। आखिर ये उत्खनन का काम सरकार की ओर से जो पुलिस है वो क्यों नहीं बंद कराती? जब तक प्रशासन की अगर किसी का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक तो उत्खनन होने का चांस ही नहीं होता है। हाईकोर्ट का बैन था बीच में, उसके बावजूद भी उत्खनन चालू था। हाईकोर्ट का बैन उठ गया, उसके बाद भी चालू है। हाईकोर्ट ने बोला सरकार को कि इनको रॉयल्टी दो, तो अभी तक रॉयल्टी दिया नहीं है। तो हम लोग 11 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या 11 महीने से हम लोग गाड़ी बंद रख के हम बैठने से हमारा इंस्टॉलमेंट क्या सरकार भरेगी? तो साफ तौर पर यहाँ पर नुकसान हो रहा है जबरदस्त तरीके से। सरकार से ये पूछा जा रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट भरना है क्या वो सरकार भरेगी? शिवाजी मस्के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवाजी, आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान फिलहाल आपका हुआ है और क्या आपका नुकसान होना चाहिए, सरकार ये भरपाई करे? सर, जब एक ट्रक कोई ट्रांसपोर्टर लेता है तो उसको कम से कम महीने का 35,000 तक इंस्टॉलमेंट आता है।
वो ट्रक के साथ में 4 आदमी जुड़े रहते हैं, लेबर या ड्राइवर पकड़ के या मालिक, उनका 3-4 जन का घर का फैमिली, उनके साथ जुड़े हुए लोग, सभी लोग सफ़र हो जाते हैं। और अगर ये इंस्टॉलमेंट नहीं भरेंगे तो ये गाड़ी खींची चली जाएगी, और ये गाड़ी चलने के लिए हम लोग लेके जाते हैं तो विदाउट रॉयल्टी गाड़ी चलने से सरकार हमें तो परेशान कर रही है। 11 महीने से पिछले ऐसा हो रहा है कि वहां पर किसी के पास रॉयल्टी नहीं, किसी के पास लाइसेंस नहीं, लेकिन ये तमाम पूरा काम चल रहा है। आखिरकार शरद जी आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसे बिल्डिंग वगैरह बन रही है अगर किसी को परमिट नहीं दी जा रही, और हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब रॉयल्टी देने की बात की जा रही तो सरकारी एजेंसियां रॉयल्टी किसी को बांट क्यों नहीं रही? सरकार अभी तक रॉयल्टी दिया नहीं है, फिर भी अनधिकृत रेती आ रहा है। चाहे गुजरात से सरकार ने भी वहां पर से रेती इधर मुंबई में आने के लिए बैन किया है, वहां पर हाईकोर्ट ने जीआर दाखिल हुआ है कि वहां का मटेरियल वहीं पर यूज होगा और कोई स्टेट में नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी अनधिकृत रेती वहीं से भी आता है और यहां से भी आता है, यहां पर भी अनधिकृत उत्खनन हो रहा है। लेकिन सरकार का ध्यान सिर्फ लॉरी वाला के ऊपर, बिकॉज वी आर ऑन द रोड, वी आर द सॉफ्ट टारगेट। जी 11 महीने से चीजें बंद हुई तो आखिरकार 11 महीने से कारोबार चल कैसे रहा है? कभी कभी तो आपकी ट्रॉली छूटती भी होगी, पुलिस वालों के सामने से गुजरती भी होगी, तब क्या होता है? तब अचानक पुलिस वाले छोड़ के देते हैं, अचानक आपको पकड़ क्यों लेते हैं? हाँ, तो वो तो जो कुछ भी उनका सेटलमेंट होता है, इंसिडेंटली जो भी चार्जेस है, वी विल हैव टू बेयर इट, देयर इज नो अदर चार्जेस। मतलब यहाँ पर आप कहना चाहेंगे सेटलमेंट अगर पुलिस वालों के साथ कर लेंगे तो शायद आपकी ट्रॉली नहीं पकड़ी जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो पकड़ जाएगी। है, सभी का आशीर्वाद है। हम लोग क्या, हमारा मजबूरी है, हम ये नहीं बोलते कि विदाउट रॉयल्टी हम गाड़ी चलाना चाहते हैं, ये हमारी मजबूरी है। जैसे आज ऐसा दिन होगा, अगर इस तरह बंद रहेगी तो आज 11 महीने से हमारा गाड़ी अगर समझो बंद रहता तो हमारा क्या होता? हमारा इंस्टॉलमेंट क्या सरकार भरती क्या? जैसा फार्मर लोग आज अगर आत्महत्या कर रहे हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि ट्रक वाला भी आत्महत्या करना पड़ेगा। जी, एक जो रॉली आपकी है, जो आपकी जिससे आप उत्खनन का काम करते हैं, जिससे आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, अगर वो बंद रहती है तो कितने लोग इसे सफर करते हैं? कम से कम 2 से 2.5 लाख आदमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें सफर होते, और बिल्डर्स के जो लेबर्स होते हैं वो लोग भी सफर करते हैं इसमें। सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, बाला साहब तोरत साहब जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, उनसे नम्र विनती करता हूं कि हमको जल्द से जल्द रॉयल्टी के प्रावधान करें। जी, रॉयल्टी को देने में प्रॉब्लम सरकार के पास क्या आ सकती है? यानी कुछ बिंदु आपने जब उन सरकार के पास जाते होंगे, अधिकारियों के पास आप जाते होंगे और कहते होंगे हमें रॉयल्टी चाहिए, तो क्या कहा जाता है आपसे? उन लोग एक ही बोलते हैं कि हम लोग प्रपोजल बना के डाले हैं और मैरीटाइम बोर्ड का परमिशन चाहिए और एनवायरमेंट का बोर्ड का परमिशन चाहिए, यही कहते हैं। ठोस कोई हमें ये नहीं देते नहीं है, आश्वासन देते नहीं, तो हम क्या करें? जी शिवाजी मस्के जी, अगर किसी को रॉयल्टी नहीं दी जा रही तो आखिरकार सरकार को यह भी सोचना चाहिए, मुंबई इतना बड़ा शहर है, यहाँ पर इतनी बिल्डिंग्स बनती हैं, आखिरकार काम कैसे होगा? सरकार ने क्या इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा? हाँ सर, यही तो देखने लायक है कि जितने भी शासकीय और निम्न शासकीय कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ब्रिज चल रहे हैं, बड़े बड़े काम चल रहे हैं, ये किसके आशीर्वाद से चल रहे हैं? क्योंकि हर ट्रक जो विदाउट रॉयल्टी सैंड लेके आता है तो जो टोल नाका होता है या जो ऑक्ट्राय होता है, वो ऑक्ट्राय पे करके आता है। जब विदाउट टोल की कोई भी ट्रक या कोई भी वाहन पास नहीं होता है, विदाउट ऑक्ट्राय की कोई भी गाड़ी पास नहीं होती है, तो ये विदाउट रॉयल्टी, विदाउट राजस्व भर के बॉम्बे में ये इतना बड़े शहर में इतनी गाड़ियां आती कैसी है और ये कंस्ट्रक्शन हो कैसा रहा है? सबसे बड़ा सवाल आखिरकार यही कि अगर रॉयल्टी किसी के पास नहीं तो गाड़ियां कैसे आ रही है? लेकिन शरद जी, एक बड़ा सवाल, आखिरकार ये उत्खनन माफिया कौन है जिसको सरकार रोक नहीं पा रही है, जिसको पुलिस वाले रोक नहीं पा रहे हैं? हाँ सर, ये स्थानिक जो सैंड निकालने वाले जो ड्रेजिंग करते हैं मशीन से, जो पहले जो गरीब लोग थे जो वहां पे सैंड निकालते थे थाना डिस्ट्रिक्ट में, अभी वो छोड़ के कोई मशीन लगा के वहां पे ड्रेजिंग कर रहे हैं और सक्शन पंप लगा के ड्रेजिंग कर रहे हैं, और सक्शन पंप वहां पे पाबंदी है सक्शन पंप से सैंड निकालने की, और उसके वजह से वहां पे जो सैंड निकालते हैं तो इनलीगली होता है। इनलीगली सैंड ड्रेजिंग करने की वजह से शासन उनको परमिट नहीं देता है। हमारी ये मांग है कि हम टोटली बंद रखने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो चोरी से सैंड आती है वो 100% शासन बंद करे, ताकि वो वहां के जो लोकल लोग हैं वो कानून का पालन करे और वो रॉयल्टी मांगने के लिए शासकीय शासन दरबार में जाए और उनको रॉयल्टी मिलने के बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन सही ढंग से चालू हो जाए। जी शरद जी, सबसे मुख्य परेशानी आपको क्या लगती है? आखिरकार अगर उत्खनन हो रहा है, उत्खनन अगर हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि उत्खनन आप कर सकते हैं, पहले रोक लगा रखी थी लेकिन अब आदेश दे दिया है, उत्खनन करने के बाद आप तक पहुंचने के बीच में कौन सी सबसे बड़ी परेशानी आ रही है और आखिरकार ये परेशानी किस तरह से दूर की जा सकती है? सरल शब्दों में समझाइए। एक ही बात है कि हम लोग को रॉयल्टी जल्द से जल्द वो दे सकते हैं। प्रशासन का जो भी तहसीलदार है, वहाँ के जो भी लोग हैं, उन लोग प्रकरण बना करके कलेक्टर ऑफिस में भेज सकते हैं, जल्द से जल्द दे सकता है अगर चाहिए तो। जी सरकार चाहता है तो कर सकता है। अगर 11 महीने से हम लोग से कम 10 करोड़ रुपए फाइन की तरह से हम लोग से वसूला गया, इतना जो भी फाइन है जो उत्खनन करते उनके ऊपर लगाया नहीं गया, हमारा आदमी लोगों के ऊपर 379 तरह का धारा लगाए गए,
कितने लोगों के, मैं आपके आज माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार से, कितने रेती माफिया के ऊपर ये धारा लगाया गया, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? आज मेरे कम से कम 100 आदमी लोग को अरेस्ट किया गया, हमारे मेंबरों को। मतलब जो उत्खनन यहाँ पर कर रहे हैं उनको नहीं अरेस्ट किया जा रहा, लेकिन जो लेकर ट्रांसपोर्टर का काम कर रहे हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। हाँ, उनका जो रेती पकड़ता है उनको वापस वही टेंडर निकाल के उनको वापस वही भेजा जाता है, फिर हमको वापस वही बुला के वही रेती दे देते हैं, उसको बोलता है शॉर्ट पीरियड परमिट दे देते हैं। लेकिन हमारा गाड़ी पकड़ा जाता तो हमको क्यों नहीं छोड़ा जाता तड़जोड़ शुल्क लेके, जबकि उनके पास प्रावधान है। शिवा जी, आपसे आखिरी सवाल यहाँ पर करना चाहेंगे, आखिर लगातार ये काम जारी रहता है तो कितने लोग, जो 2.5 लाख कर्मचारी आपके साथ जुड़े हुए हैं, 2.5 लाख लोगों की रोजी जुड़ी हुई है, उन पर कितना असर पड़ना चाहता है, संक्षेप में बताइए। असर तो सर उनके रोजी रोटी का ही सवाल है ना, जब काम पे नहीं जाएंगे तो वो खाएंगे क्या? इसलिए सरकार ने यह सोचना चाहिए कि इनको रॉयल्टी जल्द से जल्द, वहां पे जो इनलीगली काम चल रहा है सर, वो इनलीगली काम चलने की वजह से सैंड यहाँ पे आने की वजह से सबके काम चल रहे हैं। लेकिन ये टोटली अगर शासन बंद करना चाहे, हमने जो थाना के एसपी है विश्वास नांगरे पाटिल, उनके साथ बात किया हुआ है और उन्होंने कोई 4 या 5 पथक हमें रिक्रूट करने का भी हमारे साथ वादा किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनके हाथ में अगर ये मैटर चला जाए तो हमें विश्वास है कि विश्वास नांगरे पाटिल इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। जी, जाहिर सी बात है, हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस पर काबू पाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2.5 लाख का रोजगार जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश की भी बात की जा रही है। सरकार से ये अपील करते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखे और जल्द से जल्द ये तमाम समस्याओं को दूर करने की कोशिश करे। शरद जी और शिवाजी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, बहुत बहुत। वक्त छोटे से ब्रेक का, TV9 पर खबरों का सफर जारी है।